रहीम साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ हदी मशदी का अस्सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, आपने ममता के जज्बे के हवाले से बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा। जैसे इंसानों में एक मोहब्बत होती है, इसी तरह जानवरों में भी मोहब्बत होती है। वहाँ भी बच्चों को बहुत अहमियत दी जाती है और माँ अपने बच्चों को अपने पास रखती है। आपने कभी कभी वीडियोस देखी होंगी, सांप मुर्गी के बच्चों को खाने की कोशिश करता है तो मुर्गी आखिरी हद तक उसका मुकाबला करती है और सांप को भागने पर मजबूर कर देती है। मैं जिस वाक़े की तरफ इशारा कर रहा हूँ, उससे कबल मैं अनवर मकसूद के कुछ बोल या अक़वाल आपको सुनाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि अनवर मकसूद टीवी और शोबिज़ की दुनिया के अजीम नाम हैं। आपकी सरैया बजिया के भाई होने के नाते और बहुत सी दूसरी फैमिली के अहम अरकान की वजह से अनवर मकसूद पाकिस्तान भर और पाकिस्तान से बाहर भी जाने पहचाने जाते हैं। वो कहते हैं कि हर चीज़, हर जगह का एक दस्तूर होता है। जंगलों का भी एक दस्तूर होता है। कोई बच्चा रात घोंसले से गिर जाए, किसी परिंदे का बच्चा घोंसले से गिर जाए तो पूरा जंगल उदास हो जाता है। और बाज़ दफ़ा सैलाब के दिनों में, बाज़ दफ़ा बुरे हालात में कश्ती टूट जाए तो कश्ती के तख्ते पर सांप, बिच्छू, इंसान और बकरे वगैरह, भेड़े वगैरह एक ही जगह पे सफ़र करते दिखाई देते हैं और एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। ये उनकी मोहब्बत का सबूत है। मैं जिस वाक़े का जिक्र कर रहा हूँ, वो हमने मुल्तान में देखा। 88-89 में हम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रंगीलपुर में जब टीचर्स बनने की ट्राइयों में मसरूफ़ थे तो कभी कभी दोपहर के वक्त टाइम होता, मैं और मेरे कज़न इसहाक मशदी हम रंगीलपुर से ज़रा बाहर, वो देहाती एरिया शुरू हो जाता है, वहाँ से नहर गुजरती थी, वहाँ जाके बैठ जाते थे, गपशप लगाते थे। एक दिन हम वापस आ रहे थे तो हमने बड़ा अजीब मंजर देखा। एक कुतिया थी जिसके 6 बच्चे थे, जिनमें से एक मर चुका था और मर के वो सूख चुका था। लेकिन वो अपने बाकी 5 बच्चों के साथ साथ उस छठे बच्चे को भी अपनी बाहों में, अपने कलावे में लेके बैठी हुई थी। तो इसहाक मशदी मुझे कहने लगे कि देखो इसका ममता का जज्बा क्या है, इसको इस बच्चे से कितना प्यार है। वो सूख चुका, वो इस जहान से जा चुका, लेकिन वो एक बच्चे की हैसियत से उसको आज भी गोद में लिए बैठी है। और ये मंजर फिर हम हर दूसरे तीसरे दिन देखते और 2-3 माह तक हमने ये मंजर देखा और आज भी मुझे वो याद आता है। तो वाकई बड़ा अच्छा महसूस होता है। ये एक हैवान के जज्बात हैं, एक हैवान माँ के, और जो हकीकी माएँ होती हैं, इंसानी माएँ होती हैं, उनके जज्बात क्या होते हैं। जब जिगर गोशे किसी वजह से तकलीफ में मुब्तला होते हैं तो उनकी जान निकल जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है, काफ़ी अर्सा पहले विहाड़ी के नादर सैनमा के करीब ट्रेन आ रही थी। सड़क क्रॉस करते हुए ये हासिलपुर का एक आदमी, जो नौजवान था, और उसके साथ उसका 22-23 साल का भतीजा मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था। वो गाड़ी की जद में आके कट गए। तो जब पता चला तो गांव से रोते धोते उसके रिश्तेदार आए। तो मुझे अखबार की वो तस्वीर याद आती है कि उसकी माँ, उस बच्चे की माँ, अपने बेटे के कटे हुए टुकड़े अपनी आंचल में लिए, अपने दुपट्टे में लिए, यूं करके लोगों को दिखा रही थी, देखो मेरा बेटा टुकड़ों में तकसीम हो गया। वो मंजर 12-13 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी मेरी निगाहों में है। तो ये होती है माएँ, और ये होती है उनके ममता के जज्बात।
काफ़ी अर्सा पहले मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था किसी यूरोपियन मुल्क में। वहाँ जानवरों का बहुत ख्याल रखा जाता है। जानवर बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जानवर बीमार हो जाएं तो उनके मालकान पूरी पूरी रात और दिन उनके सराहने बैठे रहते हैं। एक हरनी अपने बच्चों को लेकर सड़क क्रॉस कर रही थी। इधर भी ट्रैफिक थी, उधर भी ट्रैफिक थी, और हो सकता है उसको सही अंदाजा ना हो कि ये मेरी वजह से रुकी हुई है। उसके 5-6 बच्चे उसके साथ साथ थे, तो वो चलते चलते सड़क के दरमियान में आके रुक गई और वो बच्चे भी रुक गए। अब वो ट्रैफिक दोनों तरफ रुकी हुई थी और उस वक्त तक रुकी रही जब तक हरनी अपने बच्चों को लेके दूसरी तरफ निकल नहीं गई। और ये पीरियड आध पौन घंटे का है। तो ये अपना एक उनका भी ज़ाब्ता अखलाक है। उन ममालिक में जानवरों को हमसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और मैं आपको बताऊं, इराक के अंदर एक आदमी ने मुख्तलिफ जानवर रखे, 625 किस्म के जानवर उसके अपना उस चिड़ियाघर में थे। जब बगदाद उजड़ा ये सद्दाम के दौर में, तो वो जानवर भी उसकी जद में आए, कुछ मर गए और बाकी उसके जो रखवाले थे वो वहां से चले गए। उस चिड़ियाघर का जो मालिक था वो फ्रांस में रहता था। जब उसको पता चला तो वो वापस आया। उसने आके फिर वो बचे खुचे जो जानवर थे, परिंदे थे, उनकी देखभाल शुरू की। जब वो इन कामों में मसरूफ था तो एक करीब की बस्ती के लोग आए कि हालात बड़े दिगरगूं हो गए हैं, हम यहाँ से हिजरत करना चाहते हैं, हमारे पास 9 हाथी हैं और कुछ बच्चे हैं, अगर उनको भी आप यहाँ रख लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने उन हाथियों को भी अपने साथ रख लिया। तो जानवरों के साथ रहते रहते वो जानवरों की बोलियां भी समझने लगा, उनके इशारात और एहसासात और जज्बात का भी उसको एहसास होने लगा। तो कुछ अरसा के बाद उसने एक किताब लिखी, विस्पर ऑफ एलिफेंट, जिसका मतलब विस्पर का मतलब होता है सरगोशी। विस्पर ऑफ एलिफेंट, एन एलिफेंट, यानी हाथी की सरगोशी या सरगोशियां। और ये किताब दुनिया में इतनी बिकी कि पहले नंबर पे आ गई। और उस आदमी को बहुत दाद दी गई कि उसने एक तो बचे खुचे जानवरों को दोबारा मुनज़्ज़म किया, उस चिड़ियाघर को दोबारा मुनज़्ज़म किया, और फिर सबसे बड़ी बात कि उन हाथियों को भी उसने अपने पास रख लिया और किताब लिख के उस हाथी को अमर कर दिया। बल्कि हाथियों की जो सोच होती है, हाथियों की जो थिंकिंग होती है, उसको भी उसने अमल कर दिया। तो साहिबो, ये कुछ जानवरों के हवाले से मालूमात थी कि इनके भी जज्बात होते हैं, इनके भी एहसासात होते हैं। गो वो बोल नहीं सकते, लेकिन बाज़ दफ़ा आप देखें कि जानवर अपने मालिकों के साथ बहुत अच्छे अंदाज में पेश आते हैं। मुझे आज भी एक वाकया याद है। अरसा हुआ, एक कहानी मैंने अखबार में पढ़ी। एक आदमी रात की चांदनी रात में सफर कर रहा था कि उसको रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया और उसको रस्से के साथ बांध के अपने डेरे पे चारपाई पे बिठा दिया और घोड़े को बांध दिया। खुद वो सो गए। जब वो सो गए तो घोड़े को बड़ा एहसास हुआ कि मेरा मालिक अब बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, तो इसको यहाँ से मैं किसी न किसी तरह ले जाऊं। उसने क्या किया, क्या आहिस्ता आहिस्ता अपना रस्सा मुंह के साथ खोला, अपने रस्से को अपनी गर्दन के इर्द गिर्द लपेटा ताकि पाँव में उलझ न जाए, और फिर उस बंधे हुए अपने मालिक को, उस रस्से को अपने मुंह में लिया, आहिस्ता आहिस्ता उस डेरे से दूर जाके फिर सरपट दौड़ता हुआ वो मालिक के उस डेरे पे पहुंचा, उसको वहां रखा। और इस अरसे में भाग भाग के उसका दिल इतनी तेजी से धड़का
کہ پھر دھڑکتے دھڑکتے آخر خاموش ہو گیا۔ گھوڑے نے اس طرح اپنے مالک کے لیے جان دے دی۔ تو یہ ہوتے ہیں جذبات۔ ایک اور واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ ایک ذمہ دار کی بیوی نے اپنے خاوند کے لیے کھانا گھر میں وہ کھانچے ہوتے تھے، ٹوکرے جن کو کہتے تھے، اس کے نیچے رکھ دیا اور خود کپاس چننے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ کھیتوں سے واپس آیا تو اسے کہا کہ آپ وہاں سے کھانا کھا لینا۔ وہ کھانا کھانے کے لیے جب اس نے ٹوکرا اٹھایا تو اس کے گھریلو کتے نے، پالتو کتے نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن پھر اس نے جب لقمہ شوربے میں ڈبو کے کھانا چاہا تو کتے نے بھاگ کے وہ لقمہ اس کے منہ ہاتھ سے کھینچا، اس کے منہ میں لقمہ گیا اور اس نے فوراً اس کو نگل دیا، اور اس کے بعد کتا تڑپ کے مر گیا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ اس میں کچھ زہریلا مادہ ہے۔ اس نے چھت کی طرف دیکھا تو وہاں کالا ناگ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ذہن میں آئی کہ کتا مجھے بتا رہا تھا کہ یہ جانور، یہ موذی جانور اس حالت میں منہ ڈال چکا ہے، آپ اس سے بچیے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کتے نے اپنے مالک کے لیے جان دے دی۔ ہم انسان ہو کے ایک دوسرے کے لیے کم سوچتے ہیں، یہ جانور ہو کے اپنے مالکوں کے لیے کتنا سوچتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے بارے میں بڑے اچھے جذبات رکھتے ہیں۔ آپ نے سبکتگین کا واقعہ سنا ہوگا۔ یہ محمود غزنوی کا والد تھا اور یہ غزنی کا بادشاہ بھی بنا۔ تو جب بادشاہ نہیں بنا تھا تو یہ وہاں جنگل سے شکار کر کے گوشت وغیرہ استعمال کرتا۔ ایک دن وہ واپس آ رہا تھا، شام کا وقت تھا، ایک ہرنی وہاں پھر رہی تھی، اس کو چھوٹا سا بچہ تھا، تو اس نے گھوڑے سے اتر کے وہ بچہ اٹھایا اور اس کو باندھ کے اپنے ساتھ رکھ لیے گھوڑے پر اور جا رہا تھا۔ تو کچھ دیر کے بعد اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ہرنی آنکھوں میں آنسو لیے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اسے ترس آیا تو اس نے وہ بچہ جو تھا وہ اس کو کھول کے چھوڑ دیا، تو ہرنی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے سر جھکا کے شکریہ ادا کیا۔ وہ چلا گیا اور رات اس کو خواب میں بڑا عجیب منظر آیا۔ فرشتے نے آ کے ایک لسٹ دی کہ دنیا میں جو آنے والے حکمران ہیں ان میں آپ بھی شامل ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ کیسے میں بن سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو رات وہ بچے کو چھوڑنے والا جو فعل تھا وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند آیا، تو اس کے انعام میں آپ کو حکمرانی سونپی جائے گی۔ تو اتفاق سے کچھ عرصہ کے بعد غزنی کے بادشاہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور یا ڈیتھ سے پہلے اس کی بیٹی کے ساتھ سبکتگین کی شادی ہو گئی، اور جب اس کا سسر فوت ہوا تو یہ غزنی کا بادشاہ بن گیا۔ اور بادشاہ بننے کے بعد اس نے بڑے اچھے انداز میں حکومت چلائی۔ سلطان محمود غزنوی انہی کا بیٹا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت انصاف پسند تھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو صاحبوں میں جانوروں کے، پالتو جانوروں کے جذبات، ان کی ممتا کے جذبات کے ساتھ ساتھ کچھ اور واقعات بھی آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات دی جائے۔ تو میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ والسلام۔